हमारे आसपास की हर चीज परमाणुओं से बनी है। हवा, पानी, ये माइक जिससे मैं बात कर रहा हूँ, हम सब कुछ। लेकिन एक परमाणु के अंदर असल में है क्या? ये सवाल सिर्फ कोई साइंटिफिक पहेली नहीं है। ये तो ये समझने की कोशिश है कि ये पूरी दुनिया, ये असलियत आखिर बनी कैसे है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि इसका जवाब खोजने के लिए फिजिक्स को अपने ही बनाए हुए नियमों को तोड़ना पड़ा। आज हमारी चर्चा इसी रोमांचक कहानी पर है। हाँ, हम उन स्रोतों की गहराई में उतरेंगे जो परमाणु मॉडल के विकास को दिखाते हैं। ये एक तरह से जासूसी कहानी की तरह है, जहाँ हर वैज्ञानिक पिछले वाले के छोड़े हुए सुरागों को उठाता है, एक नई थ्योरी बनाता है और फिर और एक नई और ज्यादा गहरी पहेली में उलझ जाता है। बिल्कुल। हमारा मिशन है 19वीं सदी के अंत से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक के इस सफर को देखना। हाँ, ये कहानी शुरू होती है जे थॉमसन से, फिर हम जाएंगे रदरफोर्ड के उस एक्सपेरिमेंट तक जिसने सब कुछ बदल दिया, और अंत में हम नील्स बोर के उस क्रांतिकारी विचार तक पहुंचेंगे जिसने फिजिक्स की दुनिया में एक तरह से भूचाल ला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो रहस्य की पहले परत हटाते हैं। कहानी शुरू होती है 1897 में, जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। हाँ, बहुत बड़ी। अब वैज्ञानिकों को ये पता था कि परमाणुओं के अंदर नेगेटिव चार्ज वाले कण होते हैं। लेकिन इससे एक नया सवाल खड़ा हो गया। अगर परमाणु में नेगेटिव चार्ज है और हम जानते हैं कि पूरा परमाणु तो न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन। हाँ, तो फिर इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने वाला पॉजिटिव चार्ज कहाँ है और कैसे है? इसी सवाल का जवाब देने के लिए थॉमसन ने 1898 में परमाणु का पहला मॉडल पेश किया। भारत में हम इसे अक्सर तरबूज मॉडल कहते हैं, या प्लम पुडिंग मॉडल। हाँ, मतलब सोचिए कि परमाणु एक तरबूज है और उसका जो लाल हिस्सा है वो पॉजिटिव चार्ज है जो पूरे में फैला हुआ है, और इलेक्ट्रॉन वो बीजों की तरह है जो उसमें यहाँ वहाँ धंसे हुए हैं। बड़ा सरल और लॉजिकल लगता है ना? ये एक बहुत अच्छी शुरुआत थी सच में, क्योंकि ये परमाणु के न्यूट्रल होने की बात को समझाता था। लेकिन विज्ञान पहले जवाब पर कभी नहीं रुकता। सही कहा। इस मॉडल में एक बहुत बड़ी कमी थी, एक ऐसा सुराग जिसे ये समझा नहीं पाया था। और वो क्या था? जब आप हाइड्रोजन जैसी किसी गैस को गर्म करते हैं तो उससे जो रोशनी निकलती है वो हर रंग की नहीं होती, उसमें कुछ खास रंगों की लाइनें ही दिखती हैं। अच्छा। थॉमसन का मॉडल ये नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों होता है। और यहीं पर कहानी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड की एंट्री होती है, जो थॉमसन के ही एक छात्र थे। हाँ, और रदरफोर्ड और उनके साथियों ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसने परमाणु की हमारी पूरी समझ को जड़ से हिलाकर रख दिया। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल। इस प्रयोग को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने सोने की एक अविश्वसनीय रूप से पतली पन्नी ली। कितनी पतली? इतनी पतली कि अगर आप ऐसी हजारों पन्नियों को एक के ऊपर एक रखें तब भी वे शायद कागज की एक शीट से ज्यादा मोटी नहीं होंगी। वाह। फिर उन्होंने उस पन्नी पर तेज रफ्तार वाले अल्फा कणों की बौछार की, जो कि पॉजिटिव चार्ज वाले कण होते हैं। तो अगर थॉमसन का तरबूज मॉडल सही होता तो उम्मीद ये थी कि ये सारे अल्फा कण उस पतली पन्नी से लगभग सीधे ही आर पार निकल जाएंगे। हाँ, जैसे आप धुंध में से कंकड़ फेंकें, वो सीधा निकल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो पूरे परमाणु में फैला हुआ माना गया था। तो उसे रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन जो नतीजे मिले वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थे। क्या हुआ था? हाँ, ज्यादातर कण सीधे निकल गए जैसा सोचा गया था। कुछ थोड़े से एंगल पर मुड़ गए, लेकिन और यही सबसे हैरान करने वाली बात थी। क्या? लगभग 8000 में से एक कण 90 डिग्री से भी ज्यादा के कोण पर उछलकर वापस आ गया। वापस? हाँ, कुछ तो लगभग 180 डिग्री पर पलटकर वापस आ गए। रदरफोर्ड ने बाद में खुद कहा था कि ये नतीजा उतना ही अविश्वसनीय था जैसे आप एक पतले कागज पर 15 इंच का तोप का गोला दागें और वो लौटकर आपको ही लग जाए। बिल्कुल। मतलब विज्ञान में कभी-कभी सबसे बेतुके नतीजे ही सबसे बड़ी खोज की ओर ले जाते हैं। आपको वो नहीं मिलता है जिसकी आप उम्मीद कर रहे होते हैं। बिल्कुल। इस चौंकाने वाले नतीजे का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था। क्या? कि परमाणु का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा का पूरा द्रव्यमान एक बहुत ही छोटी, बहुत ही घनी जगह पर केंद्रित होना चाहिए। अच्छा। अगर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ होता तो वो इतने शक्तिशाली अल्फा कण को कभी वापस नहीं धकेल सकता था। तो इसी छोटे घने पॉजिटिव केंद्र को नाभिक या न्यूक्लियस कहा गया। हाँ। तो आप कह रही हैं कि रदरफोर्ड के प्रयोग ने साबित किया कि ये माइक जो इतना ठोस महसूस हो रहा है वास्तव में
लगभग 99.9% खाली जगह है। यही सच है। यकीन करना मुश्किल है, पर यही सच है। ये तो कमाल है। जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। एक छोटा सा सोलर सिस्टम जैसा। हाँ, और परमाणु का ज्यादातर हिस्सा बस खाली जगह है। तो रदरफोर्ड ने हमें परमाणु का केंद्र नाभिक दिया, बिल्कुल। लेकिन उनका मॉडल एक अजीब दुविधा में फंस गया। एक तरफ तो ये नाभिक की खोज कर रहा था, पर दूसरी तरफ उस समय के फिजिक्स के नियम कह रहे थी कि ऐसा परमाणु तो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ही नष्ट हो जाना चाहिए। ये इस मॉडल की पहली और सबसे बड़ी समस्या थी, स्टेबिलिटी की समस्या। स्थायित्व। हाँ, उस समय के जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत थे, उनके अनुसार कोई भी चार्ज किया हुआ कण जब अपनी गति की दिशा बदलता है, जैसे कि नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो उसे लगातार ऊर्जा छोड़नी चाहिए, प्रकाश के रूप में। और अगर इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा खोएगा तो क्या होगा? उसका रास्ता छोटा होता जाएगा, वो एक स्प्रिंग की तरह, मतलब गोल गोल घूमते हुए अपनी सारी ऊर्जा खो देता और पलक झपकते ही नाभिक में जा समाता। परमाणु खत्म। हाँ, परमाणु खत्म हो जाता। लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं, हमारे आसपास की दुनिया स्थायी है। तो रदरफोर्ड का मॉडल ये नहीं समझा सका कि परमाणु नष्ट क्यों नहीं होते। नहीं, और दूसरी समस्या भी इसी से जुड़ी थी, वो स्पेक्ट्रम वाली पहेली। अच्छा, हाँ। अगर इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा खो रहा है तो उसे हर रंग का, हर वेवलेंथ का प्रकाश छोड़ना चाहिए। मतलब जब हम उस प्रकाश को प्रिज्म से देखते तो हमें एक इंद्रधनुष जैसा एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन जैसा हमने पहले कहा, प्रयोगों में ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन जैसी गैसें सिर्फ कुछ खास रंगों की लाइनें ही दिखाती हैं, जिन्हें रेखिल स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाँ, लाइन स्पेक्ट्रम। हर तत्व का अपना एक अनोखा स्पेक्ट्रम होता है, जैसे फिंगरप्रिंट्स। और मजे की बात ये थी कि 1885 में ही जोहान बामर नाम के एक स्कूल टीचर ने हाइड्रोजन की इन लाइनों के लिए एक गणितीय सूत्र भी खोज लिया था। हाँ, पर किसी को नहीं पता था कि वो सूत्र काम क्यों करता है। तो रदरफोर्ड का मॉडल एक चौराहे पर खड़ा था। उसने हमें नाभिक तो दिया, पर एक ऐसा परमाणु दिया जो अस्थिर था और जिसके स्पेक्ट्रम की कोई व्याख्या नहीं थी। विज्ञान को एक नए विचार की, एक नए हीरो की जरूरत थी। और वो हीरो बनकर आए नील्स बोर, डेनमार्क के एक युवा भौतिक शास्त्री, जिन्होंने 1913 में कहा, क्या होगा अगर परमाणु के नियम हमारी दुनिया के नियमों से बिल्कुल अलग हो। ये तो बड़ा क्रांतिकारी विचार है। उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को उस समय के नए और अजीब क्वांटम विचारों के साथ मिला दिया और 3 परिकल्पनाएं दी, 3 पोस्टुलेट्स, और इन्होंने सब कुछ बदल दिया। चलिए इन परिकल्पनाओं को समझते हैं। पहली वाली ने स्टेबिलिटी की समस्या को कैसे हल किया। बोर ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी भी रास्ते पर नहीं घूम सकते। अच्छा। वे सिर्फ कुछ खास स्थायी कक्षाओं, मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही घूम सकते हैं। और जब वे इन कक्षाओं में होते हैं तो वे क्लासिकल फिजिक्स के नियमों के खिलाफ जाकर कोई ऊर्जा नहीं छोड़ते। बस समस्या हल। 1 मिनट रुकिए। तो बोर ने बस ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन कुछ विशेष कक्षाओं में ऊर्जा नहीं खोएंगे। ये तो क्लासिकल फिजिक्स के स्थापित नियमों को सीधे सीधे नकारने जैसा है। बिल्कुल, ये नियमों को तोड़ना ही था और इसीलिए ये क्रांतिकारी था। उस समय के वैज्ञानिकों ने इस पर विश्वास कैसे कर लिया। बोर ने कहा कि परमाणु की दुनिया में क्लासिकल नियम लागू हो ही नहीं होते। अब आपका सवाल होगा कि ये कैसे तय होगा कि कौन सी कक्षाएं विशेष हैं? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर उनकी दूसरी परिकल्पना आती है, जिसने क्वांटम शर्त लगाई। और वो शर्त क्या थी? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें उसका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, h2 पाई का पूर्ण गुणज हो। 1 मिनट। कोणीय संवेग, ये एक भारी शब्द लगता है। क्या हम इसे आम भाषा में समझ सकते हैं? क्या ये किसी चीज के घूमने की रफ्तार जैसा है? हाँ, कुछ वैसा ही। ये किसी घूमती हुई चीज के मास, उसकी स्पीड और केंद्र से उसकी दूरी का एक मिला जुला माप है। ठीक है। बोर का क्रांतिकारी विचार ये था कि इलेक्ट्रॉन के लिए ये मान कुछ भी नहीं हो सकता। ये केवल निश्चित पैकेट या स्तरों में ही मौजूद हो सकता है, जैसे 1 पैकेट, 2 पैकेट या 3 पैकेट, लेकिन कभी 1.5 पैकेट नहीं। अच्छा, मतलब क्वांटाइजेशन का आइडिया। एग्जैक्टली। ठीक है। और तीसरी परिकल्पना? उसने स्पेक्ट्रम की पहेली को सुलझा दिया। हाँ, बोर की तीसरी परिकल्पना कहती है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा लेकर अपनी सामान्य कक्षा से कूदकर किसी ऊंची ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है, एक एक्साइटेड स्टेट में, हाँ, और फिर वापस अपनी निचली कक्षा में कूदता है, तो वह दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा का एक फोटॉन, यानी प्रकाश का एक कण,
उत्सर्जित करता है। और क्योंकि केवल निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाएं ही संभव हैं, इसलिए केवल निश्चित ऊर्जा वाले फोटॉन ही निकल सकते हैं और इसीलिए हमें इंद्रधनुष की जगह कुछ खास रंगों की लाइनें मिलते हैं। ये सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक जुगाड़ नहीं था? मेरा मतलब है, क्या बोर्ड ने सिर्फ इसलिए नियम नहीं बना दिए ताकि उनके रिजल्ट्स प्रयोगों से मैच कर जाएं? शुरुआत में बहुत से लोगों को ये ऐसा ही लगा। ये क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स का एक अजीब मिश्रण था। लेकिन इसकी सफलता ने सबको चुप करा दिया। हाँ, बोर के मॉडल ने न केवल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या की, बल्कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की सभी श्रेणियों की आश्चर्यजनक रूप से सटीक भविष्यवाणी भी की। इसने हमें एनर्जी लेवल्स का विचार दिया। बिल्कुल, जैसे हाइड्रोजन के लिए सबसे निचला, सबसे आरामदायक ऊर्जा स्तर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जैसे कोई गेंद किसी गहरी घाटी के तल में पड़ी हो। तो बोर का मॉडल हाइड्रोजन के लिए एक जबरदस्त हिट था, लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। नहीं, जैसा कि आपने कहा, हर जवाब एक नया सवाल खड़ा करता है। इस मॉडल की भी अपनी सीमाएं थीं। क्या कमियां थीं? सबसे बड़ी कमी ये थी कि ये मॉडल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए ही काम करता था, जैसे हाइड्रोजन। अच्छा। जैसे ही हम हीलियम, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या उससे बड़े परमाणुओं पर इसे लागू करने की कोशिश करते, ये पूरी तरह से फेल हो जाता था। और यह ये भी नहीं समझा सका कि स्पेक्ट्रम की कुछ लाइनें दूसरी लाइनों से ज्यादा चमकदार क्यों होती हैं। और एक पहली अभी भी बाकी थी, है ना? खास तौर पे बोर की दूसरी परिकल्पना कि कोणीय संवेग h2 पाई का ही गुणज क्यों होना चाहिए। ये नियम कहाँ से आया? हाँ, ये एक जादुई नियम जैसा लगता था जिसकी कोई असली वजह नहीं पता थी। और इसका जवाब दिया लुइस डी ब्रोगली ने। हाँ, 1923 में उन्होंने एक ऐसा विचार पेश किया जो उस समय इतना अजीब था कि उस पर विश्वास करना मुश्किल था। क्या था वो विचार? अब तक सब लोग इलेक्ट्रॉन को एक छोटे से ठोस कण के रूप में देख रहे थे। डी ब्रोगली ने कहा, क्या होगा अगर इलेक्ट्रॉन एक कण होने के साथ साथ एक तरंग की तरह भी व्यवहार करता है? एक कण एक तरंग की तरह? ये कैसे हो सकता है? कोई चीज एक ही समय पर एक ठोस गेंद और पानी की लहर दोनों कैसे हो सकती है? यही क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब दुनिया की शुरुआत थी। डी ब्रोगली के अनुसार बोर की जो विशेष स्थायी कक्षाएं थीं, हाँ, वे असल में वे कक्षाएं हैं जिनकी पूरी लंबाई में इलेक्ट्रॉन तरंग की पूरी संख्या में वेवलेंथ ठीक-ठीक समा जाती हैं। इसे थोड़ा और आसान करके समझाइए। कल्पना कीजिए कि आप एक गिटार का तार छेड़ते हैं। वो केवल कुछ खास नोट्स या फ्रीक्वेंसी पर ही कंपन करता है ना, जिससे एक साफ आवाज आती है। हाँ, एक स्टैंडिंग वेव बनती है। बिल्कुल, एक अप्रगामी तरंग या स्टैंडिंग वेव। डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। केवल वही कक्षाएं स्थायी होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन तरंग खुद को बिना नष्ट किए एक स्थायी पैटर्न बना सकती है। और ये शर्त कि कक्षा की परिधि में वेवलेंथ की पूरी संख्या समा जानी चाहिए, गणितीय रूप से सीधे सीधे बोर की कोणीय संवेग वाली क्वांटम शर्त पर ले जाती है। वाह! तो डी ब्रोगली ने बोर के जादुई नियम को एक ज्यादा तार्किक और गहरा आधार दे दिया। हाँ, ये सिर्फ एक नियम नहीं था, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन की मौलिक तरंग प्रकृति का नतीजा था। ये कोई जुगाड़ नहीं था, ये वास्तविकता का एक गहरा पहलू था। बिल्कुल। इसने दिखाया कि परमाणु की संरचना को समझने के लिए हमें कण और तरंग के बीच के पारंपरिक अंतर को भूलना होगा। ये बोर के मॉडल से आगे की राह थी, जो हमें आधुनिक क्वांटम मैकेनिक्स की ओर ले जाती है। सही। तो आज हमने परमाणु के अंदर की दुनिया का एक अविश्वसनीय सफर तय किया है। हमने थॉमसन के सरल तरबूज मॉडल से शुरुआत की, फिर रदरफोर्ड के प्रयोग के चौंकाने वाले नतीजों को देखा। हाँ, जिसने हमें एक छोटे घने नाभिक और बहुत सारी खाली जगह वाली तस्वीर दी। और फिर हमने देखा कि कैसे उस तस्वीर ने फिजिक्स के नियमों के सामने एक संकट खड़ा कर दिया, जिसे हल करने के लिए नील्स बोर को एक क्वांटम छलांग लगानी पड़ी। उन्होंने हमें स्थायी कक्षाएं और ऊर्जा स्तर दिए, जिसने पहली बार हाइड्रोजन के रहस्यमयी स्पेक्ट्रम की सफलतापूर्वक व्याख्या की। अगर हम इसे बड़े चित्र से जोड़कर देखें, तो ये कहानी दिखाती है कि विज्ञान कैसे काम करता है। ये सीधी रेखा में नहीं चलता। ये एक मॉडल बनाने, उसकी कमियों को खोजने और फिर एक बेहतर, अक्सर ज्यादा अजीब मॉडल बनाने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, हर मॉडल अपने समय के लिए क्रांतिकारी था, लेकिन उसकी सीमाओं ने ही अगली खोज का रास्ता खोला। ये परीक्षण, सुधार और फिर से परीक्षण करने की एक सतत प्रक्रिया है, जो हमें सच्चाई के और करीब ले जाती है, भले ही वो सच्चाई हमारे रोजमर्रा की समझ से कितनी ही अलग क्यों न हो। और यहाँ एक विचार है जिसके बारे में आगे सोचा जा सकता है।
बोर और डी ब्रॉगली ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में तरंगों के रूप में मौजूद हैं, लेकिन आधुनिक क्वांटम मैकेनिक्स जो इसके बाद आई वो इससे भी एक कदम आगे जाती है। बहुत आगे। ये कहती है कि हम ये भी नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन ठीक कहाँ है, हम केवल किसी विशेष क्षेत्र में उसके पाए जाने की संभावना के बारे में बात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक ठोस कण नहीं बल्कि एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड है, एक संभावना का बादल। तो सोचने वाली बात यह है कि एक ठोस चीज का विचार जिसे हम अपनी दुनिया में देखते हैं परमाणु के स्तर पर एक संभावना के बादल में कैसे बदल जाता है। ये भौतिक वास्तविकता की प्रकृति के बारे में कुछ बहुत ही गहरे सवाल खड़े करता है।